जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहा जाता है और अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। जब अम्ल को नीले लिटमस पत्र पर डाला जाता है तो ये लाल में बदल देता है नीले लिटमस पत्र को। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जब अम्ल को जलीय विलयन में मिलाते हैं तो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है और एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल को प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में विभाजित किया जाता है। प्रबल अम्ल के उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल के हमारे उदाहरण है एथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये सभी हमारे प्रबल और दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में, कम मात्रा में होता है। तो सांद्र अम्ल उसे कहा जाता है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल कम मात्रा में होता है। तनु अम्ल, तो तनु अम्ल में अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। तनु अम्ल उसे कहा जाता है जिसमें अम्ल कम मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में अंतर पूछा जाता है। क्षारक किसे कहते हैं? तो क्षारक ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जिनका स्वाद कड़वा होता है उसे क्षारक कहा जाता है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। जब क्षारक को लाल लिटमस पत्र में डाला जाता है तो वह नीला में बदल देता है लाल लिटमस पत्र को। क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्षारक को जब जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो OH- आयन देता है। क्षारक को प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक में विभाजित किया जाता है जिसमें प्रबल क्षारक में हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी प्रबल क्षारक के उदाहरण हैं। दुर्बल क्षारक के उदाहरण हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, इसीलिए इसे क्षार भी कहा जाता है। लवण किसे कहते हैं? तो लवण अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब अम्ल एवं क्षारक को मिलाया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो इस लवण को सॉल्ट भी कहा जाता है और इसके उदाहरण है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। अम्ल तथा क्षार में क्या अंतर है? तो अम्ल जल विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन देते हैं जबकि क्षार जल विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रो ऑक्साइड आयन अर्थात OH- आयन देते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है जबकि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद थोड़ा कसेला अथवा कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित कर देता है। यही महत्वपूर्ण 4 अंतर हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। सूचक किसे कहते हैं? तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। सूचक जो है किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। और इनका जो गंध है, सूचक का जो गंध है या उनका रंग अम्ल या क्षारक के माध्यम में बदला जा सकता है, उसको बदला जाता है। सूचक के रंग या गंध को अम्ल या क्षारक के माध्यम में बदला जाता है। सूचक के प्रकार, सूचक के 3 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक उसे कहा जाता है जो पौधे से निकाला जाता है। ये पौधे में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक पौधे में पाए जाते हैं जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल या हल्दी। ये प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। आगे है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। ये रासायनिक पदार्थ होता है जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनॉल फथेलिन। आगे है गंध सूचक। गंध सूचक इन पदार्थों की गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदला जाता है जैसे प्याज या लौंग का तेल। अम्ल एवं क्षार के साथ सूचक के गंध एवं रंग में परिवर्तन। पहला सूचक है प्राकृतिक और प्राकृतिक सूचक का पहला उदाहरण है लिटमस। तो जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित कर देता है। दूसरा उदाहरण है लाल पत्ता गोभी। जो लाल पत्ता गोभी का रस है वो अम्ल लाल में बदल देता है और जो क्षार है वो हरे में बदल देता है लाल पत्ता गोभी के रस को। तीसरा उदाहरण है हल्दी। हल्दी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कोई बदलाव नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, जबकि क्षार हल्दी से मिलकर लाल रंग देता है। चौथा है हमारा उदाहरण हाइड्रेंजिया के फूल का रस। तो अम्ल हाइड्रेंजिया के फूल के रस के साथ मिलकर नीला रंग देता है और क्षार गुलाबी रंग देता है।
दूसरा हमारा सूचक है कृत्रिम सूचक, जिसका पहला उदाहरण है फिनोल्फथेलीन। फिनोल्फथेलीन से अम्ल मिलकर रंगहीन रंग देता है, मतलब कोई रंग नहीं देता है। क्षार गुलाबी रंग देता है। दूसरा उदाहरण है हमारा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज के साथ अम्ल मिलकर लाल रंग देता है और क्षार मिलकर पीला रंग देता है। तीसरा हमारा उदाहरण है सूचक का गंध सूचक, और इसका पहला उदाहरण है प्याज का रस। तो अम्ल जो है प्याज के रस के साथ मिलकर तीक्ष्ण गंध देता है, जबकि क्षार कोई गंध नहीं देता है। आगे हमारा है वेनिला। वेनिला के साथ मिलकर अम्ल समान गंध रहती है, यानी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और क्षार कोई गंध नहीं देता है। और लौंग का तेल तीसरा उदाहरण है हमारा गंध सूचक का, जिसमें अम्ल के साथ समान गंध रहती है, यानी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्षार कोई गंध नहीं देता है, जो गंध होता है उसको भी समाप्त कर देता है। ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमारा लिटमस जो है, लिटमस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटमस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देता है। यही हमारा लिटमस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। अम्ल एवं क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल तथा क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक क्लोराइड लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आगे हमारा है क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया। तो क्षारक के साथ भी धातु अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्षारक NaOH धातु जिंक से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है, इसकी उपस्थिति की जांच करने के लिए एक टेस्ट बनाया जाता है, पॉप टेस्ट का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसे पॉप टेस्ट कहा जाता है। तो धातु के साथ अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अम्ल तथा क्षार के साथ धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करता है, लेकिन क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए क्षार के साथ अभिक्रिया को हम लोग नहीं देखेंगे। आगे हमारा अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु कार्बोनेट लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो जो अम्ल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु कार्बोनेट है हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इससे अभिक्रिया करके लवण NaCl सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर रहे हैं। आगे हमारा है अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। इसमें अम्ल हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे धातु बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारा लवण है, यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड हमारा लवण है, यानी कि अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट और धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। आगे हमारा है चूने के पानी का टेस्ट। तो इस अभिक्रिया के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इसको चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया कलर का हो जाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो एक सफ़ेद अवक्षेप CaCO3 का निर्माण होता है। इस सफ़ेद अवक्षेप को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं तथा जल का निर्माण होता है। और अधिक मात्रा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर ये जो CaCO3 है, ये हमारा और जो ये जल है, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, जो जल में घुलनशील होता है। यानी कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है, जिससे लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो हमें सफ़ेद अवक्षेप CaCO3 का निर्माण होते दिखाई देता है। और जब अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित किया जाता है तो हमें जल में घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होते दिखाई देता है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है।
उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तथा परिणाम स्वरूप लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है हमारा एक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा अम्ल है, अब परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड लवण और H2O जल का निर्माण करते हैं। आगे हमारा है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके अम्लीय लवण और जल का निर्माण करते हैं। प्रबल अम्ल के कारण अम्लीय लवण का निर्माण होता है और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक क्षारीय लवण का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। प्रबल क्षारक होने के कारण हमारा जो लवण है वो क्षारीय लवण होता है, जबकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर उदासीन लवण का निर्माण करते हैं तथा जल का भी निर्माण करते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलकर भी उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर किसी एक अम्ल या क्षारक का प्रभाव ज़्यादा हो, जैसे प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ मिलकर अम्लीय लवण और प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल के साथ मिलकर क्षारीय लवण का निर्माण करते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये लवण और जल बनाते हैं, जबकि ऐसा गुण क्षार के पास ही होता है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर सकते हैं। इसके दो उदाहरण हैं कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, इसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट लवण और जल का निर्माण करते हैं। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति अम्लीय होती है क्योंकि ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्योंकि क्षार के साथ अभिक्रिया करके सिर्फ अम्ल ही लवण और जल बना सकता है, इसलिए अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है जो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ये जो अम्ल होते हैं अधात्विक ऑक्साइड, ये विद्युत धारा का प्रवाह भी करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन का निर्माण करते हैं। H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है क्योंकि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ रहता है तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन का निर्माण करता है। पहले हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, इसलिए H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। आगे हमारा है जल की परिस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करता है। यहाँ पर दो उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो जल की उपस्थिति में Na+ और मैग्नीशियम 2+ आयन का निर्माण करता है और हाइड्रोक्साइड आयन का भी निर्माण करता है। हमारे जो सभी क्षारक हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उसे क्षार कहा जाता है। सभी क्षार क्षारक होते हैं क्योंकि जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहा जाता है, इसीलिए सभी क्षार क्षारक होते हैं। परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। हमारा जो है अम्ल जल की उपस्थिति में H+ आयन जो हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है का निर्माण करता है और क्षार जो है जल की उपस्थिति में OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हमेशा हम अम्ल को जल में मिलाएं, ना कि जल को अम्ल में मिलाएं, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है और इस प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलता है और इस अभिक्रिया में जो हम पात्र लेते हैं उसको हमेशा हिलाते रहते हैं। इसलिए हम हमेशा ध्यान देते हैं कि हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए और लगातार कांच के पात्र को हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलता है इस अभिक्रिया में। इसीलिए हम हमेशा सांद्र अम्ल में जो है जल को कभी नहीं मिलाते हैं। यदि हम सांद्र अम्ल में जल को मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी के कारण मिश्रण जो है आस्फादित होकर बाहर आ जा सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही ये अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण जो कांच का पात्र है वो टूट भी सकता है, इससे आपको और ज़्यादा हानि हो सकता है। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण आस्फादित होकर बाहर आ जा सकता है और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, इससे आपको हानि होगी। इसीलिए जब भी हम लोग अम्ल को या क्षार को जल में मिलाते हैं तो हमेशा हम ध्यान देते हैं कि कभी भी सांद्र अम्ल या क्षार में जल को नहीं मिलाना चाहिए, ये गलत प्रक्रिया है। और हमेशा हम अम्ल या क्षार को सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार को जल में मिलाते हैं, ये हमारा सही प्रक्रिया है। अम्ल की अभिक्रिया है। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं।
वहीं पर धात्विक ऑक्साइड के साथ मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसलिए धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारक की ऑक्साइड भी कहा जाता है या फिर क्षारक भी कहते हैं। धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। वहीं पर धातु बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। यानी अम्ल धातु बाइकार्बोनेट और धातु कार्बोनेट दोनों से मिलकर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। क्षारक के साथ मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है और धात्विक ऑक्साइड के साथ भी मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। इसलिए धात्विक ऑक्साइड क्षार की प्रवृत्ति के होते हैं। अम्ल जो है धातु के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्षारक की अभिक्रिया है। क्षारक जो है धातु के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। वहीं पर अधात्विक ऑक्साइड के साथ मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसलिए अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अम्ल के साथ क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं और अधात्विक ऑक्साइड के साथ भी मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। धातु बाइकार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ क्षार की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अम्लों व क्षारकों में समानता है, तो सभी अम्ल जल में H+ आयन उत्पन्न करते हैं तथा सभी क्षारक जल में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने से आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसे तनुकरण भी कहा जाता है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर और ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करती है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी पॉन्स जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति या पावर होता है। पीएच का मान अगर 7 के बराबर हो तो उस विलयन को उदासीन विलयन कहा जाएगा। पीएच का मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय विलयन कहा जाएगा और अगर यदि पीएच का मान 7 से ज़्यादा हो तो विलयन को क्षारकीय विलयन कहा जाता है। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के उपयोग में लाया जाता है। दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का हाइड्रोजन आयन का सांद्रता प्रबल अम्ल से कम होता है और पीएच का मान दुर्बल अम्ल के पीएच का मान प्रबल अम्ल से ज़्यादा होता है। दुर्बल अम्ल के उदाहरण है एथेनोइक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल के H+ आयन की सांद्रता दुर्बल अम्ल से ज़्यादा होता है और प्रबल अम्ल के पीएच का मान दुर्बल अम्ल से कम होता है। प्रबल अम्ल के उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार का हाइड्रोजन आयन का सांद्रता प्रबल क्षार से ज़्यादा होता है और पीएच का मान प्रबल क्षार से कम होता है। इसका उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का पीएच का मान दुर्बल क्षार से ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है। लेकिन जो OH- आयन है इसकी सांद्रता दुर्बल क्षार से ज़्यादा होती है प्रबल क्षार में और दुर्बल क्षार में OH- आयन की सांद्रता प्रबल क्षार की तुलना में कम होती है। प्रबल क्षार के उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर 0 से 7, 7 से 14 तक पीएच का वैल्यू दिया गया है। 0 से 7 के बीच अम्लीय विलयन होता है और 7 से 14 के बीच क्षारकीय विलयन होता है। लेकिन 7 का मान उदासीन होता है। पीएच का वैल्यू अगर 7 हो तो उदासीन विलयन कहा जाता है। उदासीन विलयन से अगर 0 की ओर बढ़ते हैं पीएच का मान तो बढ़ती भी अम्लीय प्रकृति होती है क्योंकि H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। जबकि 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो H+ आयन की सांद्रता में कमी आती है लेकिन OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि आती है। इसीलिए यह क्षार की प्रकृति का होता है और उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच प्राप्त के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये दोनों पीएच मान इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। मिट्टी का पीएच। अधिक उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्राप्त की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान इसमें आवश्यकता अनुसार अम्ल या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। जैसे जब अम्लीय वर्षा होती है तो मिट्टी का पीएच प्राप्त कम हो जाता है यानी अम्लीय हो जाता है तो इसमें क्षार की प्रवृत्ति वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो क्षार की प्रवृत्ति के होते हैं उसको मिलाया जाता है। आगे है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा उदर पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द या जलन अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटी एसिड
जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम यानी अम्ल होने से दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंत वलक कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है लेकिन पीएच का मान 5.5 यानी अम्ल होने से संक्षारित होने लगता है। क्षार के दंतमंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जाता है और इससे बचा जाता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा। तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जिस स्थान पर हमें डंक मारता है मधुमक्खी, उस स्थान पर हमें जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। बेकिंग सोडा क्षार की प्रवृत्ति का होता है जो अम्लता को उदासीन कर देता है जिसके कारण हमें आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मैथोनोइक अम्ल छोड़ते हैं और जो नेटल का डंक होता है एक पौधा जिसका डंक मैथोनोइक अम्ल छोड़ता है। अब इससे भी बचने के लिए हम लोग क्षार की प्रवृत्ति वाला एक पौधा लेते हैं, डॉग पौधा, और इसका पत्ती को रगड़कर उस स्थान पर लगा देते हैं जहां हमें डंक लगा है। तो ये जो डंक है वो मैथोनोइक अम्ल छोड़ता है और जो डॉग वाला पौधा है वो क्षार की प्रवृत्ति का होता है तो अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है जिससे हमें इससे भी आराम मिलता है। लवणों का पीएच मान। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक या फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक को जब मिलाएंगे तो उदासीन लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो उदासीन लवण के कारण इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को मिलाएंगे तो अम्ल लवण का निर्माण होगा क्योंकि यहाँ प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है तो इसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। वहीं अगर यदि प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल को मिलाएंगे तो क्षार की लवण बनेगा तो इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाएगा। साधारण नमक के रसायन। आपको साधारण नमक के निम्नलिखित 5 रसायन पढ़ना है। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। दूसरा विरंजक चूर्ण जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धोने का सोडा जिसका रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है। और पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। पहला हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड के जल्य विलयन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम क्लोराइड के जल्य विलयन यानी लवण जल से जब विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये हमारा सोडियम क्लोराइड है और इसके जल्य विलयन ये है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यहाँ पर तब यह हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस में टूट जाएगा। एनोड पर मुझे क्लोरीन गैस का निर्माण होते दिखाई देगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का, और कैथोड के पास ही हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता हुआ दिखाई देगा। तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारे इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, इसे भी हमें आपको दिखाना है। तो ये जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है ये NaCl होता है और ये जो 5 टॉपिक है ये 5 टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस क्लोरो क्षार प्रक्रिया से जो हमारा क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ है इसका उपयोग, तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन मार्गीन में करते हैं, क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता PVC और CFC में करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हम लोग इस्पात की सफाई और औषधियों में करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए करते हैं, और क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से विरंजक चूर्ण का निर्माण भी होता है और इसका उपयोग विरंजक चूर्ण का उपयोग घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए भी करते हैं। ये हमारे उपयोग जो है ये सभी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया कराने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण होता है। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण है इसके उपयोग हमारे 4 उपयोग हैं। पहला है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड के जल विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये खाना पकाते समय अभिक्रिया हो रहा है, तब सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड का
निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। आगे इसका उपयोग हम लोग देखेंगे। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का उपयोग। पहला, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2, एक जो अभिक्रिया भी हम लोग देखें, उस अभिक्रिया से जो CO2 उत्पन्न होता है उसके कारण पाव रोटी या केक में खमीर उड़ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यह एक एंटी एसिड का एक संगठक भी है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2 होता है। धोने का सोडे का निर्माण कैसे किया जाता है? तो जब खाने का सोडा को गर्म किया जाता है तो हमें Na2CO3 मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। यह एक क्षार के लवण होता है। इसका उपयोग, तो इसके 4 उपयोग हैं। पहला, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। तीसरा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। चौथा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके जो उपयोग हैं ये अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? तो जिप्सम, यह है हमारा जिप्सम CaSO4 2H2O। इसको जब 373 डिग्री केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो यह अपने जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अथवा अर्धहाइड्रेट POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। यह हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है जो जल में मिलाने से पुनः जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में तो पुनः कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट में बदल जाएगा। चलिए अब इसका उपयोग देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग है हमारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। डॉक्टर इसका उपयोग करता है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। दूसरा उपयोग है इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा उपयोग है इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O। ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसके उदाहरण, इसका पहला उदाहरण है CuSO4 5H2O। इसमें क्रिस्टलन के जल के 5 अणु है। Na2CO3 10H2O, इसमें क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। CaSO4 2H2O, इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं। आपको बताना है ये और ये किसके रासायनिक सूत्र हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। 10वीं क्लास के लोगों का ये बहुत अच्छा टॉपिक वाला वीडियो है। कक्षा 10 का विज्ञान, अम्ल, क्षार और लवण का नोट्स अगर आपको चाहिए तो बताइए कमेंट में, हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। तब तक